औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपका उर्दू का जो पीरियड स्टार्ट हुआ चाहता है। आज उस दिन आपको जो अफसाना लगा रहे शफीकुर रहमान उनके आते ज़िंदगी पढ़ाए थे बड़ी तफसील के साथ। वो मैंने एक हद तक कोशिश की थी ताकि आपको अफसाना पढ़ने का शौक़ पैदा हो और अफसाने के अंदर जो उसके अंदर खूबियाँ पाई जाती थी, उस अफसाने नगार के अंदर जो उसकी मेहनत थी, उसका भी आपको एहसास हो कि एक अदीब जो है कितनी मेहनत करता है अपनी कारी के लिए और माशरे पर उसकी कितनी गहरी नज़र होती है और माशरे में पाई जाने वाली और इसके अलावा इंसानों में पाई जाने वाली खूबियों को किस तरह जो है आश्कारा करते हैं और अपने पढ़ने वाले के सामने लाकर रख देता है ताकि वो उससे नसीहत हासिल करे। आज अफसाने का आगाज़ हुआ चाहता है। अफसाना उस दिन भी मैंने आपको बताया था नीली झील को अगर आप ग्रामर की रूह से देखें तो इसको कहते हैं मरकबे तौसीफी। नीली चूँकि सिफ्त है और झील क्या है मौसूफ जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है और नीली क्या है ये सिफ्त है। नीली जी ये उन दिनों का जिक्र है, यानी ये उन दिनों की बात है यहाँ पर अदीब ने सख्ता डाला है, कंपोजर ने सख्ता डाला है। ये जुमले का एक ऐसा इधर आकर ख़त्म होता है क्योंकि अगला जो जुमला है जुमले का दूसरा ऐसा है जब रूफी के दान पर बिजली गिरी उसके साथ इसका ताल्लुक यहाँ ख़त्म हो जाता है। पूरा जुमला एक नहीं है, लिहाजा ये आधी बात है, ये उन दिनों का जिक्र है और आगे जब रूफी के दान पर बिजली गिरी तो ये दूसरी बात है जुमले की दूसरा ऐसा है। ये उन दिनों का जिक्र है जब रूफी के दान पर बिजली गिरी। रूफी ये उर्फ है, क्या है उर्फ। क्लास मानी के लिहाज से इसम की दो इकसाम होती हैं, दो इकसाम। एक पहली होती है इसमें मार्फा प्रॉपर नाउन और दूसरी होती है इसमें नकरा, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। अब आते हैं आगे इस तरफ कि इसमें मार्फा की होती हैं वो चार इकसाम होती हैं। ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसमें मार्फा इसकी चार इकसाम होती हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल, ये चार इकसाम होते हैं। अब आते हैं इसमें अलम की तरफ। इसमें अलम की 5 इकसाम हैं। खिताब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टाइटल, TITLE टाइटल, और दूसरी है लक़ब, इसको सरनेम कहते हैं, एलियस भी कहते हैं। तीसरी है उर्फ, इसको निकनेम कहते हैं। प्यार या नफरत की वजह से किसी का जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं निकनेम या उर्फ। जिस तरह इसको हो सकता है नाम अब्दुल रऊफ हो या रऊफ हो तो इसका अब्दुल रऊफ पूरा नाम होता है तो इसको रूफी कहकर पुकारते हैं, तो ये इसका उर्फ है। अगली जो है वो है खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस। चौथी तखल्लुस, खिताब, कुनियत। पांचवी क्या है तखल्लुस, पेन नेम, वो मुख्तसर नाम जो शायर गजल या कसीदे के आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। और पांचवी जो है वो है कुनियत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेट्रा नामे, पेट्रा NYMIC नामे। अभी आप समझ गए होंगे कि ये उर्फ है जब रूफी के दान पर बिजली गिरी।
रूफी बिजली से बहुत डरते थे फेरे नाकस। वो फिर जब तक उसके साथ कोई इसम या सिफ्त ना मिले अपने मुकम्मल मानी नहीं देता। उसे क्या कहते हैं? फेरे नाकस, इंग्लिश में हेल्पिंग, इसे हेल्पिंग आर एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जब बादल आते तो वो बिस्तरों में छुपते फिरते। जो ही आसमान पर बादल आ जाते, बारिश के आसार पैदा होने शुरू हो जाते, तो रूफी जाके बिस्तरों में घुस जाते, छुप जाते। सारे घर वाले उससे कहते, या दो शायर भी कहते देखिए हम यहाँ पर मुकालमा है और यहाँ पर राब्ता इस्तेमाल किया गया है, यानी घर वालों का या उसके साथी लोगों का जो उसके कर्बो जवार में रहते हैं उससे मुकालमा करते हैं, उसे बताते हैं, उसे बात बताते हैं। अगर बिजली को गिरना है तो जरूर गिरेगी। अगर आप बिस्तरों में छुपते हैं या कुछ भी करते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, लेकिन बिजली ने अगर गिरना है तो वो तो आपकी वजह से नहीं ठहरती, उसने जरूर गिरना है। रूफी जवाब देते, रूफी का जो जवाब है उसके साथ फिर मुकालमा राब्ता लगाया गया है। रूफी उन कहने वालों को कहते बेशक गिरे, जरूर गिरे बिजली, लेकिन इस तरह कम अज कम उसे मुझको ढूंढना तो पड़ेगा। यानी रूफी उनको कहते हैं चले बिजली गिरती है तो गिरने दो, लेकिन ये तो होगा कि वो मुझे ढूंढेगी तो सही ना, कि कहते रहे रूफी कि उसे नुकसान पहुंचाऊं। हुआ ऐसे कि बारिश अभी अभी थमी थी, अभी अभी सनत तकरार नफ्सी, यानी अभी अभी बारिश बरसते बरसते अभी अभी थोड़ी देर पहले रुकी थी। रूफी सोफे के पीछे से निकलकर, सोफा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है स्प्रिंग हो वाली कुर्सी, रूफी सोफे के पीछे से निकलकर दबे पे पांव खामोशी से, छुपते छिपाते, खामोशी से किसी को पता ही ना चले, बरामदे तक आ गए। बर आमद कहते क्रास बाहर आने को, दर आमद कहते अंदर आने को, बर आमद कहते बाहर आने को। तो जो ये मेन कमरों से बाहर होता है इसलिए इसको बरामदा कहते हैं। तो बरामदे तक के ये देखने के छुपते छिपाते डर डर कर बरामदे तक आए। क्या देखने के लिए आए कि बादल छट गए या नहीं, यानी आसमान पर जो बादल आए हुए थे वो खत्म हो गए या उसी तरह है, यानी खतरा टल गया या अभी तक टला नहीं। इतने में जोर से बिजली कूदी। इतने में क्या था कि बड़े जोर से बिजली गरजी और एक अजीम शान धमाका हुआ। अजीम शान बहुत बड़ा धमाका हुआ, अजीम शान बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ी आवाज आई और उसी बेहोश हो गए इस आवाज से, क्योंकि पहले डरते थे, इसी वजह से बिस्तरों में छुपते थे और इस आवाज को किधर बर्दाश्त कर सकते थे, लिहाजा बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उनका एक दांत हिल रहा था। उन्होंने आईना देखा, जब उन्होंने महसूस किया कि मेरा एक दांत हिल रहा है और जब चेक किया तो हिल रहा था, तो उसने फिर देखा, आईने में देखा, आईना लेकर अपने दांत को देखा तो दांत का कुछ ऐसा स्याह नजर आया। तो देखा आंख का कहाँ इसका दांत का कुछ ऐसा काला काला सा था। अब रूफी जो थे वो सांसें कंपनी का शिकार थे, बिजली से डरते थे, तो वो ये समझे ये जो धमाका हुआ है, बिजली गरजी है, गड़गड़ाहट की आवाज आई है, छे आकर मेरे दांत पर लग गई और इसको हला भी दिया और इधर इसके निशान भी हैं क्योंकि काला काला नजर आ रहा है। अगले रोज, अगले दिन आस पास, ये सनत तजाद है, आस और पास एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, इर्द गिर्द या नजदीक और दूर, इर्द गिर्द भी मीनिंग हो सकते हैं और नजदीक और दूर भी। अगले दिन मशहूर हो गया, इधर उधर चारों तरफ ये बात मशहूर हो गई, शोहरत पा गई कि रात रूफी मियां के दांत पर बिजली गिरी है।
मियाँ का मतलब है आका, मालक, साहिब के रूफी मियाँ के दान पर बिजली गिरी है। ये खबर फैल गई इधर उधर। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़े हैं। इस सदमे की वजह से, इस तकलीफ की वजह से कि मुझ पर बिजली गिरी और मेरे दान पे आ पड़ी, वो बिस्तर से ना उठे, बस लेटे रहे। लेकिन इस तरह हम आने वाले सेमाई इम्तिहान से ना बच सके। यानी स्टूडेंट अपनी स्टूडेंटशिप के दौर में कोई ना कोई ऐसा बहाना तलाश करते हैं घर में बिस्तर पर दराज होने के लिए या इम्तिहान से बचने के लिए। तरह तरह की गेम वालिदैन के साथ भी खेलते हैं, साथी के साथ भी खेलते हैं। इंसान की इस कमजोरी को अफसाने में हाईलाइट किया गया कि किस तरह ये बच्चे जो हैं इम्तिहान से बचने के लिए या स्कूल जाने से बचने के लिए किस तरह की गैर जरूरी जिनको इंसान की अक्ल सलीम तस्लीम भी नहीं करती, उस तरह के बहाने करते हैं और वालिदैन को, असातिज़ा को जो है डगमगा कर छोड़ देते हैं, अल्लाह कर उनको जो है सोचने में मजबूर कर देते हैं। इस कमबख्त इम्तिहान ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। इस बदबख्त, इस नकमे, इस फजूल इम्तिहान ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। नींद उड़ाना मुहावरा, नींद चूंकि उड़ती नहीं है, मजाजी मानों में इस्तेमाल हुई है, इसलिए मुहावरा। नींद उड़ा रखी थी यानी हमें तंग कर रखा था, परेशान कर रखा था, हमारे होशो-हवास इसने वो उड़ा दिया था। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। शायर कहते खुदाया आरज़ू रखना बवक्ते इम्तिहान मेरी, खुदा जाने वो क्या पूछे ज़ुबान मेरी से क्या निकला। मास्टर साहब ने हमारे साथ खास रियायत की। मास्टर इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसको उस्ताद कहते हैं। मास्टर साहब ने हमारे साथ खास रियायत की। जब हमारे साथ ये वाक़या पेश आया और हम इम्तिहान से रह गए, नहीं दे सके, तो फिर मास्टर साहब ने रियायत कहते हैं लिहाज को, ख्याल को, सहूलत हमें फराहम की और अज़राए हमदर्दी मेहरबानी के तौर पर, अज से रास्ता, करम मेहरबानी, अज़राए करम यानी मेहरबानी के तौर पर, मेहरबानी का रास्ता अख्तियार करते हुए इम्तिहान चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। मुलतवी आर्जी तौर पर दूसरा वक्त मुकर्रर कर देना किसी चीज़ के लिए। जिस तरह इश्फा की शादी मुलतवी होगी, इलेक्शन मुलतवी हो गए, इम्तिहान मुलतवी हो गए। एक होता है कैंसर ख़त्म कर देना, एक मुलतवी यानी इस महीने नहीं तो अगले होंगे या 6 महीने बाद होंगे, इसको कहते हैं मुलतवी कर देना। हमारे मास्टर साहब इन हजरात में से थे। हजरत की जमा है हजरात, जनाब, हुजूर। हजरत का मतलब है जनाब, हुजूर। साहिब का मतलब है आका, मालिक। हमारे मास्टर साहब इन हजरात में से थे, उन लोगों में से थे जो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी तरफ से खुद जवाब देंगे। यानी हमारा उस्ताद ऐसा उस्ताद था और उन लोगों की तरह था जो लोग सवाल पूछते हैं और आपकी तरफ से खुद ही जवाब भी दे देते थे। और फिर आपको डांटेंगे भी कि जवाब गलत था, और फिर डांट डपट भी हो जाती है कि जवाब भी खुद देते हैं, सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। सवाल जवाब ये एक दूसरे के मुतजाद हैं। तो सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी खुद देते हैं, और फिर डांट डपट भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं कि जवाब गलत है। सारी क्लास का इम्तिहान हो चुका था। क्लास इंग्लिश ज़बान में लफ्ज़ है। सारी क्लास का, सारी जमात का इम्तिहान हो चुका था। सिर्फ मैं और रूफी रहते थे। यानी मैं रूफी की वजह से दार है, मैं तो रूफी जब बीमार पड़ गया तो मैं उसकी तीमारदारी करता था, उसकी खिदमत करता था, इसलिए मेरा भी इम्तिहान रह गया। वो तो बीमार था, उस पर तो बिजली गिरी थी, इसलिए हम दोनों को इम्तिहान दे गया था। बाकी क्लास इम्तिहान दे चुकी थी। निचली जमातों में रूफी के छोटे भाई नन्हे मियाँ भी बाकी थे। छोटी जमातें यहाँ पर अदीब इस बात का जिक्र नहीं करता कि कौन सी क्लास में थे, अभी जाके आगे पता चलेगा, लेकिन इस लाइन में जिक्र नहीं करता। लेकिन कहते हैं कि छोटी, हाँ इस क्लास में तो हम दोनों थे, और निचली क्लास जो थी, छोटी क्लास, हो सकता ये प्राइमरी से नीचे या प्राइमरी के लेवल पर क्लास, उसमें उसका जो छोटा भाई था नन्हे मियाँ, जिसको प्यार से क्या कहते हैं, नन्हे मियाँ। नन्हे कहते हैं छोटे को,
बाकी थे, बाकी सारे लोग इम्तिहान, हम यानी 3 लोग बाकी थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स का इम्तिहान हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर क्लास क्योंकि मेरी किताब में मिला के लिखा हुआ है, उर्दू कवायद के मुताबिक मिला के नहीं लिखा जा सकता। क्यों इरादा और क्या इरादा? क्योंकि इसकी बिजली के गिरने के सिलसिले में, सिलसिला कड़ियाँ जब होती है सरासर, सिलसिले में वो भी यानी बिजली के गिरने की वजह से वो छोटा बच्चा भी, मैं भी रूफी का तीमारदार था। तीमार कहते हैं बीमार की खबरगिरी को, तीमारदार बीमार की खबरगिरी करने वाला। मैं भी चूंकि उसका तीमारदार था, खबरगिरी करने वाला था, उसकी खिदमत करने वाला था, और उसका छोटा भाई भी मेरे साथ ही था, वो भी इसकी खिदमत में मसरूफ था, इसलिए हम इम्तिहान से रहेंगे। अब उस्ताद ने हमारे साथ ये रियायत की कि आपका जो इम्तिहान होगा वो ज़बानी होगा, आपसे ज़बानी सवाल पूछेंगे, रिटन नहीं होगा। ज़बानी का मुतदाद क्या है? तारीरी। ज़बानी मुतदाद क्या है? तारीरी, यानी लिखवाया नहीं जाएगा आपसे, आपसे सिर्फ सुना जाएगा। मैं और जो होता है इसको कहते हैं कलमे अत्फ या हर्फ अत्फ। वैसे ऐसे और के बहुत से मानी है, इसके 15 मानी है, लेकिन ये कि यहाँ पर हर्फ अत्फ या कलमे अत्फ के तौर पर इस्तेमाल। मैं और रूफी मनकबे अत्फी मुजरमों की तरह कमरे में दाखिल हुए। क्लास एक होते मुजरम, एक होते मुल्ज़िम। मुजरम वो होता है जिस पर जुर्म साबित हो जाए, मुल्ज़िम वो होता है जिस पर इल्जाम लगे और उसके बाद उसकी तहकीक होती है कि इसने ये काम किए कि नहीं। इदारती ज़बान में ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मुजरिम अंग्रेजी में इसको कहते हैं कल्प्रेट, जिस पर जुर्म साबित हो चुका हो, जुर्म साबित हो चुका हो जिस पर, उसको क्या कहते हैं? मुजरिम। और एक कहते हैं मुल्ज़िम, इसको कहते हैं एक्यूज, जिस पर इल्जाम लगा हो कि इसने चोरी की है या कुछ भी किया है, डाका मारा है। तो जब जुर्म साबित हो जाएगा तहकीक पर, तो वो क्या हो जाएगा? मुजरिम। ऐसी हालत में वो क्या रहेगा? मुल्ज़िम। मैं और रूफी मुजरिमों की तरह, मुजरिम यानी यहाँ पर जुर्म साबित हो चुका था, तरह कमरे में दाखिल हुए। यानी जिस तरह एक मुजरिम आदमी जिस पर जुर्म साबित हो जाए तो वो किसी जगह जाए तो उसको मुजरिम डरा डरा सा, आप मेरे साथ क्या होगा, मुझ पर तो जुर्म साबित हो गया चोरी का, मेरे साथ क्या सलूक होगा, पुलिस क्या सलूक करेगी या जज क्या सलूक करेगा, तो वो डरा डरा सा होता है। हम भी डरे डरे मुजरिमों की तरह अंदर दाखिल हुए कमरे में। दाखिल मुतदाद होता है खारिज, दुखूल मुतदाद खरूज, खरूज निकलने को, दुखूल दाखिल होने को। मास्टर साहब ने हमें बताया कि वो हमारा फकत सिर्फ ज़बानी, तारीरी नहीं, ज़बानी इम्तिहान लेंगे। मास्टर साहब ने हमें कहा कि आपका लिखवाया नहीं जाएगा आपसे पेपर, ज़बानी आपसे सवाल पूछेंगे और इसके तरह आपका इम्तिहान हो जाएगा। उसने हमारे साथ बड़ी राय की और बिल्कुल आसान से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल का मतलब होता है पूछना, दरियाफ्त करना। आसान मुश्किल का मुतदाद है। बेदिक्कत से सवाल पूछेंगे, घबराने या डरने की कोई बात नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आपसे बिल्कुल आसान सवाल पूछूंगा और आपको इम्तिहान देने जाएगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने रूफी से अब इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। उन्होंने किसने, उन्होंने इसमें ज़मीर उस्ताद के लिए, उन्होंने कहा इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यानी उस्ताद ने रूफी से पूछा के बाद राब्ता, और क्या पूछा, जो सवाल पूछा है क्योंकि खास चीजें इसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर, वावेन के अंदर लाया गया। उन्होंने रूफी से पूछा तुम्हें किसने बनाया? रूफी हाथ से इशारा करते हुए बोले। रूबी ने ज़बान को भी तकलीफ नहीं दी, हाथ के इशारे से उसने बताया जनाब, जनाब मतलब साइड, आका मालिक, इतना तो मुझे खुदा ने बनाया था, जैसा भी इशारा किया, इतना तो मुझे खुदा ने बनाया था, उसके बाद मैं खुद बड़ा हूं। ये उसने, तुम्हें किसने बनाया? तो ये बताने के कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया
तो रूफी ने जवाब दिया कि इतना सा तो मैं, मुझे खुदा ने बनाया था, उसके बाद जो खुदा का काम खत्म, आगे मैं खुद बड़ा होता रहा। अब मास्टर साहब मुझसे मुखातिब हुए, एक एक सवाल पूछा। अब मास्टर साहब रूफी से फारिग हुए, मेरी तरफ आए, मुझसे सवाल किया। मुझसे मुखातब जो गुफ्तगू करते हैं उसे कहते हैं मुखातब, और जिससे गुफ्तगू की जाती है उसे कहते हैं तखातुब। मास्टर साहब मुझसे मुखातब हुए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? अब मैंने जवाब दिया, जी जोग्राफिया के 50वें सफ़े पर, यानी हमारी जो जोग्राफिया की किताब है उसके 50वें सफ़े पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। मास्टर साहब ने दोबारा सवाल किया, जोग्राफिया में नहीं, वैसे कहाँ है? कहते जोग्राफिया से हटकर, जोग्राफिया में तो आपकी किताब के 50वें सफ़े पर है, जोग्राफिया से हटकर कहाँ पर वाक़या है? तो मैंने जवाब दिया, जनाब हुजूर ऑस्ट्रेलिया पूरा अर्ज पर है। अर्ज कहते जमीन को, इसकी जमा होती है अराजी, इसका मुतदाद होता है समा, अर्ज व समा, अक्सर साथ साथ देखा जाता है, जमीन और आसमान। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया पूरा अर्ज पर है, पूरा कहते हैं टुकड़े को, यानी जमीन के टुकड़े पर, यानी ऑस्ट्रेलिया जमीन पर वाक़या है। अच्छा, मारूफ इजाफत क्या होता है? इस जवाब के बाद उस्ताद ने अगला सवाल मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि अरूफ इजाफत क्या होता है? मैंने जवाब दिया, हुजूर जनाब इजाफत वो, अरूफ इजाफत वो होते हैं जो इजाफा करते हैं। अरूफ इजाफत वो होते हैं जो इजाफा करते हैं और जिन्हें पढ़कर कुछ और अरूफ याद आ जाते हैं। मसलन, और इस मिसाल के तौर पर अपने जवाब की वजाहत के लिए सबूत भी पेश करते हैं। मसलन, घड़ी साल यूं मालूम होता है जैसे जमाना साल हो। घड़ी साल घड़ियों का काम करने वाला, घड़ियों की मरम्मत करने वाला। घड़ी साल ऐसे लगता है जैसे जमाना साल हो। जमाना साल मालक मुख्तार ऐसे लगते हैं जैसे जमाना साल हो, जमाना बनाने वाला हो। पालतू फालतू मालूम होता है। हरूफ इजाफत वो होते हैं जो इजाफा करते हैं और उनको देखकर कुछ और हरूफ याद आ जाते हैं। पालतू फालतू मालूम होते हैं। मुजर्रद, मुजर्रब, मुजर्रद कहते हैं अकेले को, मुजर्रब कहते हैं आजमाया हुआ। मुजर्रद अकेला और मुजर्रब आजमाया हुआ। मुजर्रद, मुजर्रब और तबला नवाज, तबला नवाज, तबला कहते हैं ढोल को। तबला नवाज तबला बजाने वाला। बंदा नवाज मालूम होता है। बंदा नवाज इंसान को इज्जत देने वाला, गुलाम को इज्जत देने वाला। बाप साहब साफ तंग हो गए, उनका बस बस बहुत हो गया, माफ करो, बहुत है, काफी है, खामोश हो जाओ, बस बस का ये मतलब है। मास्टर साहब बिल्कुल खफ हो गए, नाराज हो गए मास्टर साहब। इन जवाबात से उल्टे सीधे जवाबात जो मैंने दिए तो मास्टर साहब मुकम्मल तौर पर नाराज हो गए। अब मेरी जान छोड़ी मास्टर साहब ने और मैंने उसकी छोड़ी और नन्हे मियां का नंबर आ गया। अब नन्हे मियां को बुलाया गया, आओ जी आपका इम्तिहान। नन्हे गिनती गिनकर दिखाओ, छोटी क्लास के थे नन्हे, गिनती गिनकर दिखाओ। मास्टर साहब बोले गिनती गिनकर दिखाओ। अब नन्हे ने जवाब दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम बेगम और बादशाह। ये गुलाम बेगम और बादशाह पते होते हैं ताश के। नन्हे ने फातिहाना अंदाज से, नन्हे ने जीत के अंदाज से कि मैंने ठीक तरीके से गिनती सुनकर सुना दी है, जीत के अंदाज में, कामयाब होने के अंदाज में नन्हे ने कहा। इसमें गरीब नन्हे का भी कसूर नहीं था, ये उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी? उन दिनों घर में ताश खूब होती थी, ज़ाहिर बच्चे तो निकाल होते हैं, वो तो बाद ये फिक्र की किताबें कहती हैं बच्चों को जब आप किसी जानवर को ज़िबा करें तो बच्चों को साथ ना लेकर जाए। ऐसे भी किसी वाक़यात हो चुके हैं, वो कहते हैं देखें मैं आपको ज़िबा करता हूँ, इस तरह के वाक़यात हुए भी, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो कुछ करना चाहता है। तो इस घर में ताश खेली जाती थी, उसको भी उस ताश के पत्तों के नाम याद आ गए।
अब 9 तक 10 तक तो गिनती जानता था, आगे नहीं जानता था। आगे उसने गुलाम बेगम बादशाह बेगम, बेग जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और मोहरों का लक़ब है, इसकी मुअन्नस जो होती है बेगम। उन दिनों घर में ताश शुरू होती थी। शाम को मास्टर साहब हमारे आए, रूफी के अब्बा से देर तक बातें हुई। अब जब अमजान हमारा हो चुका, हमें घर भेज दिया गया और शाम को फिर मास्टर साहब किधर आ गए, हमारे घर आ गए और किसके पास चले गए, रूफी के अब्बा के साथ बैठ गए और देर तक आपस में बातें होती रही। सोने का वक्त हमें सुनाया गया। उसके बाद हमें आप आइंदा के बाद फलां वक्त सोएंगे। हमारी तालीमी हालत बहुत कमजोर है, अब जागना होगा, आपको रात को पढ़ना होगा। इस गुफ्तगू के बाद हमें बताया गया। और अगली बात क्या होगी, यानी एक तो ये तुम्हारी तालीमी हालत बहुत कमजोर है, फलां वक्त तक तुम रात को जागते रहोगे और पढ़ते रहोगे। और फिर अगली बात सुनाई, चुनाचे का मतलब है इसलिए मास्टर साहब हमें घर पर पढ़ाने आए करेंगे। आपकी इन खामियों की वजह से मास्टर साहब आपको घर में आकर पढ़ाएंगे। इस खबर में हमें उदास करते हैं, इस खबर ये तो कार बनकर आप कटोगे, हम उदास होंगे। ठीक है, या दोष हो, एक परेशानी से जान बचाई, दूसरी परेशानी की आगे चढ़ी। अगले रोज इतवार था, अगले दिन इतवार था, संडे था। हालात सुबह, ये लफ्ज़ सुबह होता है, सुबह नहीं होता। हालात सुबह सवेरे हमने मछलियां पकड़ने का सामान लिया और झील का रुख किया। मछलियां पकड़ने का हमने सामान लिया और झील की तरफ निकल गए कि जाते मछलियां पकड़ दें। ये मछलियां पकड़ना भी एक बहाना था ट्यूशन से बचने के लिए। इस ट्यूशन की नई मुसीबत ने हमें गमगीन कर दिया। ट्यूशन, घर पर पढ़ाई को ट्यूशन कहते हैं, प्राइवेट कोचिंग को ट्यूशन कहते हैं, कि नई मुसीबत परेशानी ने हमें गमज़दा कर दिया था। यूं मालूम होता था, ऐसे लगता था जो रेई से ही आज़ादी मुयस्सर थी, जो थोड़ी बहुत हमें आज़ादी दी जाती थी घर में खेलने कूदने के लिए, वो भी हमसे छीन ली गई। वो आज़ादी ने हमारी ख़त्म कर दी। झील के शफाफ, साफ और नीले पानी, मतलब मरकब तौसीफी, नीला सिर्फ पानी मौसूल, और नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी, धुंध कोर छाई हुई थी। दूर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। किनारों पर फूलदार बेले, वो बेले बुटेलियां जिनके साथ फूल लगे हुए थे, और पौधे झुके हुए थे नीचे की तरफ, और बेशुमार सबका इस्तेमाल किया अनगिनत तितलियां उड़ रही थी वहां पर। बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल था। इसी जब अदीब इस तरह की बातें कर रहा हो, किसी जगह की कैफियत या हालत बता रहा हो, तो उसको कहते हैं मंजर नगारी। यहाँ पर अदीब जो है मंजर नगारी से काम ले रहा है। झील के किनारे दूर दूर तक चले गए थे, दूर दूर तक झील जो है, दूर जहाँ तक नजर पहुंचती थी उधर तक उसके किनारे थे। दूसरा किनारा बहुत दूर था, एक किनारे पे हम खड़े थे और दूसरा जो झील का किनारा था वो बहुत दूर था। और कभी कभार ही दिखाई देता था, यानी जब बारिश होती, नई बारिश थमी होती, कोर खत्म हो जाती, तो दूसरा किनारा दिखाई देता था, वरना आसानी से दिखाई नहीं देता था। जब बारिश थमी हो या दिन बिल्कुल साफ हो, बारिश का मौसम ना हो, तो फिर नजर आता था। तो हर बार किसी नई शक्ल में दिखाई देता। जब भी देखो किसी नई शक्ल में उसके मनाज़िर जो है बदलते रहते थे। कभी कैसी शक्ल में दिखाई देते, कभी कैसी शक्ल में, कभी दूर दूर तक महल और कने दिखाई देते, कभी दूर दूर तक हमें जो है महल दिखाई देते, और बड़े बड़े महलात के इर्द गिर्द जो ऊंची दीवारें होती वो नजर आती, कले दिखाई देते। कभी घने सरसब्ज़ बाग, कभी घने मिले हुए बहुत ज्यादा दरख्त, और सरसब्ज़ शादाब बाग, खिले खिलाए बाग, और कभी रेत के टीले और नखलिस्तान नजर आते, खजूरों के दरख्तों का झुंड। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले लेक्चर के साथ दोबारा इंशाअल्लाह।